किसी को कुछ डाउट पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना है? हाँ, वेरी गुड माधव, शाबाश। होमवर्क का माधव सवाल पूछ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आपकी क्लास होने से पहले, पूरी होने से पहले, 12 बजे से पहले हम आपको कल के होमवर्क का सॉल्यूशन भेजेंगे और हम आपको एक नई शीट भी भेजेंगे आज। ठीक है? ग्रेविटेशन वाली शीट का भी आंसर भेजेंगे और ग्रेविटेशन की एक और नई शीट भेजेंगे आज। आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा कूलम्ब्स लॉ का? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ two charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है? क्लियर है? आइए एक बार स्टेटमेंट लिख लीजिए। फोर्स is directly proportional to product of its charges and inversely proportional to square of distance between them। and ये फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में? एक्ट्स along the line joining, acts along the line joining charges, acts along the line joining charges। ठीक है? आ जाओ, सेकंड हमने एक पॉइंट पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको एक बार समझ लें वापस। मान लीजिए एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग में इसको क्यू मान लेते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, इसको मान लेते हैं ये नेगेटिव। तो इस चार्ज पे एक अट्रैक्शन का फोर्स इसके कारण होगा, F1 बोल देते हैं, इसके कारण F2, इसके कारण F3, इसके कारण F4। फिर हमने एक पॉइंट सीखा था कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, force between two charges is independent of charges present in the surrounding। और नेट फोर्स आप कैसे लिखोगे? इन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। लिख लीजिए भी, वेक्टर एडिशन or force between two charges is independent of presence of other charges in the surrounding। आइए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट समझ रहे हैं हम। तीसरा पॉइंट लिखिए आप इसके बारे में कि ये जो लॉ है, ये जो फोर्स है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब ये मान लीजिए चार्ज है Q1, ये मान लीजिए चार्ज है Q2, ये डिस्टेंस है R। तो प्लस प्लस किया हमने तो रिपेल करेंगे, इस पे फोर्स आएगा और इस पे फोर्स।
ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब अगर इसको एक्शन मानेंगे तो रिएक्शन इस बॉडी पे होगा इक्वल एंड अपोजिट, यानी दोनों पर इक्वल इक्वल फोर्स होगा। कितना? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम दोनों का मास भी सेम मान लें, लेट्स से ये भी m मास है, ये भी m मास है, तो दोनों पे फोर्स सेम, दोनों का मास सेम, तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन मास, तो दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम आ जाएगा। ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैं मास को वेरी कर दूं, चेंज कर दूं, ये कर देते हैं अपन 2m, इसका मास 2m ले लें, इसका मास m ले लें, तो मास इसका डबल है, फोर्स दोनों पे सेम है, लेकिन ये भारी है, तो इसका एक्सीलरेशन कम होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास कम है। लिख लीजिए इसको। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जल्दी से लिख लीजिए। कुछ डाउट है आप चैट पे पूछिएगा। अगला पॉइंट हम सीख रहे हैं, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या पढ़ा है 11th में आपने? बताओगे मेरे को चैट पे। Work done by conservative force is independent of path। एक ये पॉइंट पढ़ा था आपने, फिर आपने पढ़ा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू 0 इन क्लोज्ड लूप। अगर घूम फिर के वहीं आ गए तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा। फिर आपने एक फॉर्मूला सीखा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बताइए। वेरी गुड पार्थ इंडिपेंडेंट, शाबाश पार्थ, वेरी गुड माधव। देखिए ये कुछ पॉइंट से ध्यान रखने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, सिर्फ ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और अगर क्लोज लूप है तो क्लोज लूप में वर्क डन 0 हो जाता है। और ये फॉर्मूला सीखा था हमने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमने 11th में सीखा है पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे तो कंजर्वेटिव फोर्स आता था। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो इस पे पूछो। आगे चलते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, if two charges are present in any medium
other than vacuum और एयर बोल दे रहे हैं, the force between two charged particles, the force between two charged particles, ये हटा दो दोस्तों, इसको आप नेट कर दीजिए, नेट दी नेट फोर्स, ये नेट ऐड कर दीजिए between two charged particles decreases by a factor k, इसको हम एप्सिलॉन आर भी बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और relative permittivity of medium, due to polarization in medium। आइए देखिए पॉइंट, आइए फिर से मैं पॉइंट आपको बोल रहा हूं, इफ टू चार्जेस आर प्रेजेंट इन एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, the net force between two charged particles decreases by a factor of k, लिखाइए k, जस्ट इसको बना अलग से रहे ताकि आप कूलम्ब कांस्टेंट से कंफ्यूज ना हो, k और एप्सिलॉन आर, k को बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ड्यू टू पोलराइजेशन इन मीडियम। आइए लिखिए, आइए हटाओ, मैं इसका मतलब समझ रहे हैं, देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कूलम्ब फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम बदलने से चार्ज पर नेट फोर्स बदल जाएगा, नेट फोर्स। आइए समझिए, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कितना है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये फोर्स कब है दोनों पे, जब ये वैक्यूम में या फिर एयर में। अगर लेट्स से मैं इनको किसी दूसरे मीडियम में रख दूं तो क्या होगा, इन चार्जेस के कारण मीडियम के जो खुद के चार्जेस है, मीडियम के चार्जेस में पोलराइजेशन हो जाता है, पोलराइजेशन मतलब चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, क्लियर, मीडियम के चार्जेस भी सेपरेट हो जाते हैं। तो Q2 पे आप कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q1 तो लगा ही रहा था, मीडियम के चार्ज पार्टिकल भी लगाने लगते हैं, तो जो नेट फोर्स होगा इस पे वो k q1 q2 बाय r स्क्वायर नहीं होगा, डिवाइडेड बाय आएगा एक फैक्टर, ये फैक्टर को हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो नेट फोर्स हम बोल रहे हैं चेंजेस। तो याद रखेंगे, नेट फोर्स ऑन चार्ज मीडियम बदलने से बदल जाएगा, क्लियर, बट ऐसा ग्रेविटेशन में नहीं होता था, ग्रेविटेशनल force does not change in medium, ठीक है।
मीडियम में नेट फोर्स ऑन चार्ज चेंज हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट चेंज इन मीडियम। अगर दो मास को आप वैक्यूम में रखोगे तो उनके बीच में कितना फोर्स है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इनको वैक्यूम में रखो चाहे मीडियम में रखो, दोनों केस में इस पे नेट फोर्स यही होगा। लेकिन मीडियम में चार्ज पे नेट फोर्स, इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण नेट फोर्स जो होगा वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडियम के खुद के चार्जेस पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज हो जाएंगे यानी चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा। इसको आप अभी लिख लीजिए, इसको डिटेल में हम और नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है पूछो। चलो फिर मेरे को बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो नेट फोर्स है वो बदल जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बदल रहा है। मेरा सवाल है आपसे, चैट पे बताइएगा ऐसे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स तो बदल जा रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल नहीं बदल रहा है। जल्दी बताइए। मीडियम बदलने से ऐसा क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशन में कुछ चेंज नहीं है। चैट पे रिप्लाई कीजिए, जवाब दीजिए। अरे बताओ, किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक। माधव का आ गया आंसर। ओके, टाइप कर देते, टाइप में थोड़ा टाइम लगता है। वेरी गुड माधव, शाबाश, बहुत सही बोला आपने, वेरी गुड। माधव बोल रहा है कि जब दो मास अपन एक मीडियम में रखते हैं तो मीडियम में कुछ चार्जेस नहीं होते। मतलब ये मासेस है ना, बेसिकली यहाँ पे सारे मास का एक ही नेचर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा नहीं है। तो मास में कुछ पोलराइजेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, तो चार्जेस का सेपरेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू रख दूं, यहाँ माइनस क्यू रख दूं, तो मीडियम में क्या होगा, मीडियम के जो खुद के चार्ज कुछ अगर फ्री है तो वो प्लस के पास नेगेटिव वाले अट्रैक्ट होने लगेंगे और नेगेटिव के पास पॉजिटिव अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो ये पोलराइजेशन हो जाता है। उस कारण से इस पर नेट फोर्स वेरी कर जाता है। लेकिन मास में क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाला कुछ नहीं होता है, मास सारा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए पोलराइजेशन कुछ नहीं होता है। ये कंसेप्ट है इसके पीछे। वेरी गुड माधव। आइए आगे चलते हैं। हम शुरू कर रहे हैं, फटाफट जल्दी से कर रहे हैं। हमने कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए थे, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, देखिए अरेंजमेंट कैसा है। ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। फाइंड नेट फोर्स ऑन ए बी एंड सी। जल्दी से करिए सॉल्व इसको, आंसर बताइए। फाइंड नेट फोर्स ऑन ए बी एंड सी। सबसे पहले ए पर बताइए नेट फोर्स।
आंसर आ गया तो बताइएगा, फिर आगे चलेंगे। ए पर नेट फोर्स बताना है और बी पर और सी पर। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। हम म्यूट हो गए थे शायद। हम बोल रहे थे, आपको आवाज नहीं आ रही थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सबने बता दिया हमको। अब वॉइस क्लियर है दोस्तों? अब वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, हम म्यूट हो गए थे। फिर से मैं बता रहा हूँ, ए पर बी के कारण जो फोर्स है वो देखिए रिपल्सिव फोर्स है, तो बी का फोर्स इधर आएगा, और सी के कारण जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव, तो ए को सी अपनी तरफ खींचे। अब हमने आपको कल रिपीट किया था, वापस बोल रहे हैं कि जब आपने फोर्स का डायरेक्शन दिखा दिया है, तब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे चार्ज का, साइन के साथ नहीं रखना है। ये फोर्स के फॉर्मूला जो था वो सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे, डायरेक्शन अगर आपने दिखा दिया है तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, और a और c के बीच का k q1 q2, साइन मत देखिए चार्ज का, फोर्स में लिखते टाइम आपने अट्रैक्शन का फोर्स बना दिया। अब उसके बाद डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखिए, k q1 q2 हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 2d का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, ए पर नेट फोर्स ये आया है। आइए बी पे देखते हैं फटाफट। बी पर इन दोनों के कारण रिपल्शन और इन दोनों के कारण अट्रैक्शन, यानी बी पे दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ए बी के बीच का फोर्स और ए सी के बीच का फोर्स, बी सेम सॉरी बी सी के बीच का फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर माइनस k q स्क्वायर बाय d स्क्वायर। ए और बी के बीच का फोर्स, तो नेट पे कितना हो गया बी पे 2k q स्क्वायर
अपॉन डी स्क्वायर, ये नेट फोर्स हो गया बी पे, और सी पे इन दोनों के कारण अट्रैक्शन और इन दोनों के कारण भी अट्रैक्शन। तो सी पे जो दो फोर्स है दोनों अट्रैक्शन है, तो बी के कारण कितना होगा, फोर्स ड्यू टू बी के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और फोर्स ड्यू टू ए कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। तो सी वाले पे ऐड हो क्या है 5/4 के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। जल्दी लिख लीजिए इसको। वेरी गुड, खुश का आंसर सही था, बात का भी सही है। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। आइए हटा दें इसको, इसको हटा रहे हैं और सवाल करते हैं। आइए और देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहे हैं। ये सवाल हमने आपको पहली क्लास में दिया था। एक +4q एक +9q चार्ज है, +4q +9q चार्ज, इनके बीच में सेपरेशन है 10। एक स्मॉल q चार्ज रखा है यहां से x दूरी पे। फाइंड वैल्यू ऑफ x such that small q is in equilibrium। सॉल्व कीजिए, फाइंड x such that small q is in equilibrium। सॉल्व कीजिए जल्दी। वेरी गुड, माधव का आंसर आ गया। जल्दी करो दोस्तों, ये वाला सवाल सबने किया हुआ है। पांच का आ गया। नुपुर, वेदांत, सार्थक, वेरी गुड। आइए प्रियांशु, समन्यु, वेरी गुड। खुश, गौतम, गौतम तुम चैट में नहीं रिप्लाई करते हो कुछ। हर्ष, ऋषभ, आ जाओ। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है, ठीक है, इस सवाल को मैं और एक्सटेंड कर रहा हूं। देखिए अगला सवाल क्या है, फाइंड लोकेशन एंड वैल्यू ऑफ, या क्वांटिटी ऑफ बोल दीजिए, या अमाउंट ऑफ चार्ज बोल दीजिए, क्वांटिटी ऑफ चार्ज small q such that all three particles are in equilibrium। all three particles are in equilibrium। देखिए समझना, अब हमने सवाल को थोड़ा एक्सटेंड किया है। हमने क्या बोला है, आप x बताइए, यानी इसकी जगह बताइए, और इसकी वैल्यू बताइए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, ताकि
all three charges are in equilibrium। जिनका पहला सवाल हो गया वो आगे करें और देखिए पहला क्या क्या है। सबसे पहले इसका एफपीडी बने, ठीक है। अभी इसका इसका जो फोर्स है वो कितना आएगा, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का जो फोर्स है वो क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन 10r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये दोनों फोर्सेस आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। तो आप कैसे लिखोगे, 4kq स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9kq स्मॉल q अपॉन 10r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए के क्यू क्यू कट जाएगा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 10r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर करके अगर आप आइडेंटिटी एक्सपांड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी। आप डायरेक्ट अंडर रूट ले लीजिए, तो 2/x इक्वल टू 3 अपॉन 10r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 20r माइनस 2x इक्वल टू 3x। सॉल्व कीजिए, x उधर ले जाइए तो आपको मिलेगा x 4r। देख लीजिए जल्दी इसको, x की वैल्यू आपको मिलेगी 4r। ये सवाल लिख लिया आपने। तो सबसे पहले हमने वो लोकेशन पता की, यानी दूरी पता की कि ये चार्ज पार्टिकल कहाँ हो ताकि ये खुद ही एट इक्विलिब्रियम हो। तो इसका एफबीटी बना के दोनों फोर्स को हमने बैलेंस कर दिया। यहाँ पे अंडर रूट लिया है दोनों तरफ ताकि आसान हो जाए, सॉल्व करके x आ गया 4। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को, पूछो। ओके, प्रवीण का आंसर आ गया है। आइए, और किसी का आंसर आएगा चार्ज की वैल्यू के लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सवाल, अब आपको बोला है कि ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसकी तो कंडीशन लगा दी इक्विलिब्रियम। अब इसकी बात करते हैं। तो +4q पे इन दोनों का इंटरेक्शन क्या बोल रहा है, रिपल्शन सेम चार्ज, तो +4q पे दूर की तरफ मूव हुआ, k q1 q2 अपॉन 10r का स्क्वायर। क्लियर, आगे चलते हैं। अब इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, अगर इसको इक्विलिब्रियम पे होना है तो ये फोर्स कैंसिल होना चाहिए। कौन कैंसिल करेगा, ये। तो जाहिर सी बात है जो स्मॉल क्यू है उसके कारण जो इस पर फोर्स आएगा वो इधर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता पड़ी, चार्ज का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि इसको कैंसिल आउट करने के लिए फोर्स इधर चाहिए। फोर्स इधर कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा, अट्रैक्शन होगा। तो आपको पता पड़ गया है कि चार्ज का जो नेचर है वो नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 4r का स्क्वायर, दोनों बराबर कीजिए, जल्दी बताइए स्मॉल q की वैल्यू। वेरी गुड प्रवीण, माधव, पार्थ, खुश। प्रवीण आपने पहले साइन नहीं बताया था,
साइन के साथ बताना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। शाबाश, आंसर आ गया बच्चों का। तो इसको आप बैलेंस करेंगे तो आप पाएंगे ये हो जाएगा 36 के क्यू अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन 100 आर स्क्वायर इक्वल टू 4 के क्यू क्यू अपॉन 16 आर स्क्वायर। तो ये 425 देखिए के क्यू कट जाएगा, के पावर कर दी आर स्क्वायर आपको मिलेगा स्मॉल क्यू इक्वल टू 36/100 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनटू 16/4। अब देखिए ये 14125 36/25 और ये मैग्नीट्यूड है, आएगा क्या नीचे नेगेटिव, यानी स्मॉल क्यूब की वैल्यू होनी चाहिए -36/25। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, कोई बात नहीं दोस्त, अगली बार ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ा रहे कहानी को, आइए। आ जाओ, अगली देखिए नेक्स्ट स्टोरी क्या सीख रहे हैं। अगला कंसेप्ट देखिए, अगली कहानी देखिए। ये प्लस क्यू चार्ज रखा है हमने ओरिजिन से डी दूरी पर, यहाँ पे भी हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है ओरिजिन से डी दूरी पे। वाई एक्सिस के ऊपर जाके हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है, ठीक एग्जैक्ट सेम दूरी डी। अब होगा क्या, इन दोनों चार्जेस के कारण इस पे नेट फोर्स पूछा है, इसको दे दीजिए पी। सवाल है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पी। करिए जरा इसको सॉल्व, जल्दी सॉल्व करो। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पी। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पी। एफबीटी बनाइए पहले, पी का फोर्सेस दिखाइए। आंसर आ गया। प्रवीण का आ गया। माधव का आ गया। आइए तो हम सिखाते हैं सवाल कैसे करना है। सबसे पहले इसको करने से पहले हम थोड़ा सा वेक्टर रिजल्टेंट के कंसेप्ट सीख लेते हैं, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट। आइए हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन या फिर कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट।
आ जाइए फटाफट थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करें। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट में एक फोर्स F1 इधर लग रहा है और एक फोर्स F2 इधर है, ठीक है। तो नेट में कितना फोर्स होगा, ठीक है, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल। तो हम याद करो कैसे करते थे, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इसके पैरेलल ऐसे लाइन बनाते थे, इसके पैरेलल बनाते थे, और ये जो करस्पॉन्डिंग डायगोनल होता था वो होता था आपका नेट फोर्स। अब आप देखेंगे ये F2 है तो ये भी F2, ये F1 तो ये भी F1, तो नेट देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आपको नेट फोर्स मिलेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको ऐसे बोल दे रहा हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का फोर्स प्लस एक्स का फोर्स का स्क्वायर प्लस वाई के फोर्स का स्क्वायर। और कितने एंगल पे लगेगा, देखो इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी F2 अपॉन F1, यानी यहां से आप बोल सकते हो tan थीटा इक्वल टू y वाला फोर्स अपॉन x एक्सिस का फोर्स। ये आप जल्दी से लिख लीजिए, y एक्सिस का फोर्स अपॉन x एक्सिस का फोर्स। ये कब, जब दोनों x और y में लग रहे हो। अगर लेट्स से ए बी एंगल थीटा, दो फोर्स है ए और बी मैग्नीट्यूड के, और उनके बीच में एंगल है थीटा, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता था, वेरी गुड, याद है फॉर्मूला दोस्तों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जल्दी से लिख लो फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। प्रवीण का आ गया, सार्थक का आ गया आंसर। आइए, तो ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रखिएगा, x और y में अगर फोर्स बताओ तो नेट होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और tan थीटा फ्रॉम x एक्सिस, थीटा ये जो है थीटा फ्रॉम x एक्सिस, तो इसमें tan थीटा हो जाएगा y बाय x। आइए यहाँ पे देखते हैं ये कैसे किया। अगर एक फोर्स है A, एक फोर्स है B, इनके बीच में एंगल है थीटा, तो इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग कैसे बनाते थे आप, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते थे, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते, और ये नेट, ये जो डायगोनल होता था ये आपका रिजल्टेंट होता था, और इसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और रिजल्टेंट ए वेक्टर से मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये आपको याद होगा। ओके, अच्छा अगर आप में से किसी को इन कंसेप्ट में कुछ डाउट है तो आप हमको बता दीजिएगा, तो हम आपको ये वाला वेक्टर का जो चैप्टर था इसका ये पोर्शन पढ़ा देंगे फिर से। अगर आप लोगों को वेक्टर रिजल्टेंट में किसी बच्चे को डाउट है तो हमको एक बार आप बता दीजिएगा, हम अलग से पढ़ा देंगे। ओके, ये हमने सीखा था पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, और वेक्टर में हम कैसे करते थे, ये तो था जब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट,
लेट्स से एक बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 और एक और मान लेते हैं F3। ये मान लीजिए एंगल थीटा पे लग रहा है, ये एंगल थीटा पे। आइए इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना सीखें। कैसे निकालेंगे? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कोई भी 2 फोर्स का रिजल्टेंट ले लीजिए। मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया और फिर उसका और फिर तीसरे फोर्स का फिर से रिजल्टेंट ले लीजिए, क्योंकि हमको 2 के रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है। बिल्कुल सही बात है, वो भी कर सकते हो आप। और देखिए और क्या कर सकते हैं, आप सारे फोर्सेस का एक्सिस पर कंपोनेंट्स लीजिए। आप सारे फोर्सेस का एक्सिस पर कंपोनेंट्स लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको रिजॉल्व करने के बाद? F3 इधर, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। F1 का x कंपोनेंट F1 cos थीटा और F1 का y कंपोनेंट F1 sin थीटा। F2 का बताओ दोस्तों, F2 का y कंपोनेंट कितना होगा? जल्दी बताओ, F2 का y कंपोनेंट कितना होगा? जल्दी बताओ, रिप्लाई करो मुझको चैट पे। वेरी गुड समन्यु, शाबाश। तो F2 का y कंपोनेंट होगा F2 cos थीटा और F2 का जो x कंपोनेंट होगा वो होगा F2 sin थीटा। क्लियर है? कैसे करते हैं? जिस एक्सिस पे थीटा होता है उस पर कंपोनेंट cos थीटा। F1 का x एक्सिस पे कंपोनेंट F1 cos थीटा क्योंकि उससे थीटा था। F2 का y एक्सिस पे थीटा था कंपोनेंट, तो कंपोनेंट y एक्सिस पे आ जाएगा cos थीटा। जिस एक्सिस से थीटा एंगल उस एक्सिस पे cos थीटा। किसी को कंपोनेंट्स लेने में कुछ परेशानी हो तो हमसे अलग से सीख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। अब आपने कंपोनेंट्स ले लिए, अब आप क्या करेंगे? अब आप देखिए कैसे करेंगे। ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगे, ये वाला फोर्स इनसे सब्ट्रैक्ट होगा। तो सॉल्व करके एक्स एक्सिस का नेट फोर्स निकाल लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस। बस ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन है, अगर अपोजिट होते तो माइनस होते, अगर ये सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए। तो सॉल्व करके y का फिर हमने नेट फोर्स निकाला, x का नेट आ जाएगा, y का नेट आ जाएगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा √x² प्लस y²। और ये एंगल थीटा निकालना होगा तो वो tan थीटा आएगा y/x से। ये लिख लीजिए पूरा। किसी केस में डाउट है तो पूछिए। आइए आगे चल रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे सवाल पर वापस। आइए देखिए क्या था सवाल। सवाल था सवाल ये था कि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। ये डी दूरी और ये डी दूरी, ठीक है, और ये भी डी दूरी थी। अब ये प्लस क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा तो इस तरह फोर्स
अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अट्रैक्टिव फोर्स, और ये प्लस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो वो इस तरफ फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। आइए अब क्योंकि ये डिस्टेंस डी है, ये भी डी है, इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? देखिए डी डी, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये सेपरेशन डी रूट टू आएगा। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना होगा? के Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड रखेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन ये दूरी d रूट टू का स्क्वायर, यानी आपको मिलेगा k Q स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। ये वाला, ये भी देखिए d d, तो ये d रूट टू, तो ये फोर्स भी आपको मिलेगा k Q स्क्वायर अपॉन d रूट टू का स्क्वायर, यानी 2d स्क्वायर। समझ आया? कुछ डाउट है पूछो। आ जाओ, अब देखो जो अपना पार्टिकल है P, उस पे दोनों तरफ सेम ही फोर्स लग रहे हैं, इधर भी यही है, इधर भी यही है। तो जस्ट कि हमारा थोड़ा डायग्राम सिंपल बने, हम इसको F बोल देते हैं। ठीक, तो k q1 q2 अपन आज का थोड़ा बड़ी टर्म है, तो उसको छोटा करने के लिए F बोल देते हैं। इधर F आ गया और इधर F आ गया। ये हमारा चार्ज पार्टिकल का फ्री बॉडी, यहाँ पे एफबीटी हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब एंगल देखते हैं, तो देखो दोस्तों, ये थीटा कैसे निकालोगे? इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर डी बेस डी, तो tan थीटा डी बाई डी 1 हो जाएगा, यानी ये 45 डिग्री है। ये 90, तो ये भी 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। सिमिलर सेम ट्रायंगल्स हैं, देखिए दोनों। तो अब आपको इनके फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होगा? देखिए 45 45 90। अब आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। देखिए तो सॉल्व करके रिजल्टेंट कितना आ रहा है? ये जीरो हो जाएगी टर्म, आपको मिलेगा √2 इंटू एफ, ये नेट फोर्स आ रहा है, और वैल्यू रख दीजिए, तो आपको मिलेगा √2 इंटू एफ की वैल्यू अब रख दीजिए के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 डी स्क्वायर। ये नेट फोर्स आ चुका है। आई बात समझ में सबको? कुछ डाउट है पूछो दोस्तों इसमें। तो ये रिजल्टेंट आया हमारे, देखें कितने बच्चों का सही था जवाब। F/√2 है। प्रवीण तुमने F किसको माना है उस पर निर्भर करेगा, हमने इसी फोर्स को F मान लिया था। ओके समन्यु पार्थ खुश का सही आंसर। सार्थक आपने भी F इसी को माना है, तो सही है आपका आंसर। प्रवीण F किसको माना है आपने, उस पर डिपेंड करेगा। खुश का गलत है, पार्थ का गलत है, माधव का गलत है। आइए आगे चलते हैं। फिर और क्या तरीका हो सकता है सॉल्व करने का? और हम कंपोनेंट्स लेके सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए अगला तरीका कंपोनेंट्स लेके सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? एफ इधर है, एफ इधर,
ये 45 डिग्री, ये 45। आप कंपोनेंट्स ले लीजिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो आपको वाई एक्सिस पे इसका कंपोनेंट होगा एफ cos 45, इसका एक्स में होगा एफ sin 45, इसका एक्स में होगा एफ cos 45 और इसका वाई में होगा एफ sin 45। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ है कितना 2f cos 45। जब cos 45 को 1/√2 रखिए, देखिए तो 2 इंटू 1/√2 वो आ जाएगा √2f। यही हमारा उस तरीके से आएगा। और f की वैल्यू हमने क्या रखी थी, ये वाली k⁵² उसकी वैल्यू रख देंगे तो आपको मिलेगा k⁵² डायरेक्शन है -j में। ये फाइनल नेट फोर्स आया हमको चार्ज पार्टिकल -q पे। बताइए कोई डाउट है तो पूछो। बताओ दोस्तों, आगे समझ में सबको? शाबाश। चलो फिर अभी के लिए इतना ही। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम है, तो हम इस कंसेप्ट पे एक नई वर्कशीट भेजेंगे आज, और पिछली वर्कशीट का आंसर्स भेजेंगे और सॉल्यूशन। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच।